नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। इसमें हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि जो हमारे लोअर कास्ट के लोग थे उस समय के, उन्होंने अपने इक्वालिटी के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ा और उन्होंने अपना न्याय कैसे पाया, यानी कि उनको जस्टिस कैसे मिला। हालांकि आपको यहाँ पे अब हम बता देना चाहते हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि पहले के समय में जो हमारे लोअर कास्ट के लोग थे खास करके, उनको बहुत ज़्यादा समाज में वैल्यू नहीं मिलता था। लोग उनको जल्दी नकार देते थे, उनके साथ भेदभाव बहुत होता था। तो हम लोग इसमें यही पढ़ेंगे कि लोअर कास्ट के लोगों को किस तरीके से इक्वालिटी मिला और किस तरीके से उनको बराबर दर्जा मिला और कैसे न्याय मिला उनको, यानी कि कैसे उनके साथ भी जस्टिस हुआ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है सबसे पहला, पीपल फ्रॉम द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। देखो, जो लोग ब्राह्मण नहीं थे, यहाँ पे कहा जा रहा है नॉन ब्राह्मण। नॉन ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं थे, बेसिकली जो अपर कास्ट के नहीं थे। तो जो अपर कास्ट के लोग नहीं थे, उन्होंने अपना ना मूवमेंट चलाया। मूवमेंट मतलब अपने इस प्रकार के लोगों को साथ में जोड़ के एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारे साथ जो कास्ट को लेकर भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए। और दूसरी बात, उनका डिमांड ये था, उनका मानना ये था, मतलब उनका कहना ये था कि हमको भी समाज में बराबर अधिकार दो रहने का, हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए, कोई भी मार के पीट के हमको चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों का कहना था। आगे, दे सतनमी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का मतलब मध्य प्रदेश सर आप बोल सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा लगभग सेंट्रल इंडिया में पड़ता है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है। तो दी सतनमी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया was founded by Ghazi Das, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status। बात करें मध्य प्रदेश साइड का, तो वहाँ पे एक सतनमी मूवमेंट चला था हमारा, यानी कि मूवमेंट का नाम था जो चलाया गया था गाजी दास के द्वारा। और गाजी दास अपने आप में एक लेदर वर्कर थे, यानी कि वहाँ पे काम करते थे जहाँ पे चमड़ों का काम होता है, ठीक है, वहाँ पे काम करते थे। इन्होंने बेसिकली अपना एक मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट का नाम क्या था, सतनमी मूवमेंट। और इनका बेसिकली डिमांड ये था कि हमको भी समाज में बराबर दर्जा मिले, यानी कि सोशल स्टेटस मेरा भी क्या रहे, बराबर रहे, हमको भी कोई नकारे नहीं, समाज में जिस तरीके से सारे लोग रह रहे हैं हमको भी उस तरीके से रहने का मौका दिया जाए, ठीक है, ये इनका कहना था। बात करें बंगाल का, तो इन बंगाल हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। अब उस समय के जो ब्राह्मण थे ना, वो क्या बोलते थे कि नहीं, कास्टिज्म रहना चाहिए, यानी कि कास्ट वाला सिस्टम रहना चाहिए, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये जो सिस्टम है ये रहना चाहिए। तो हरिदास जी ने, जो कि बंगाल से बिलोंग करते थे, उन्होंने इसी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि आप ब्राह्मण हो के किस तरीके से कह सकते हैं कि कास्टिज्म रहना चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए। बेसिकली देखो, उस समय पे बेसिकली ब्राह्मण क्यों कह रहे थे कि कास्ट वाला सिस्टम रहना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा उसको था, है कि नहीं, सारा उसको बेनिफिट मिलता था। लेकिन बेनिफिट मिलता किसको नहीं था, फिर लोअर कास्ट को नहीं मिलता था। तो हरिदास जी ने बंगाल में ब्राह्मण के लिखे हुए बातों पर ही सवाल उठा दिया कि आप बोलते हैं कास्टिज्म रहना चाहिए, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद ये बात कैसे कह सकते हैं, कास्टिज्म खत्म होना चाहिए, इनका ये कहना था बंगाल में। बात करें केरला का, तो इन केरला अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम्ड दैट आइडियाज ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। बात करें केरला का, तो केरला में ना एक कास्ट है, उसको हम लोग कहते हैं इजावा कास्ट। उसी कास्ट का एक गुरु था, बहुत ही महान आदमी, उनका नाम था श्री नारायण गुरु, ठीक है। याद रखेंगे कि केरला के अंदर एक कास्ट है इजावा कास्ट, उस कास्ट का एक बहुत महान आदमी जिसको गुरु मतलब टीचर का दर्जा दिया जाता है, गुरु का दर्जा, उसका नाम था श्री नारायण गुरु। इनका मानना यह था कि हमारे सभी लोगों को यूनिटी मिले, यानी कि एकता मिले, सब आपस में मिलजुल के रहे, ऐसा है, मतलब ऐसा होना चाहिए, हमारे लोगों को कोई भेदभाव ना करे, बेसिकली इनका कहना यह था। आगे, ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। इन्होंने इसके ऊपर भी बात किया है कि लोगों को जो अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि किसी को बहुत स्टेटस दिया जा रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके ऊपर भी इन्होंने बात किया था। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। इनका मानना भी यही था कि जितने भी हम सभी लोग हैं, ह्यूमन काइंड मतलब जितने भी मानव जाति हैं, चाहे किसी भी प्रकार के लोग हो, हम सबका कास्ट एक ही है, यानी कि हम सब एक हैं, ये इनका कहना था, बिल्कुल सही है। आगे,
वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट्स वॉज, इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था, औरु जाति औरु मातम औरु दैवम मनुष्यनु। ये इनका एक स्टेटमेंट था जो कि केरल के हैं, तो केरल अपने अलग भाषा में है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ये इंग्लिश में बता देते हैं। वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। इनका कहने का मतलब ये था कि हम सब का कास्ट एक है, हम सब का धर्म एक है और हम सब का भगवान भी एक ही है। बेसिकली अपने भाषा में यही चीज़ कहना चाहते थे। तो बहुत अच्छे इंसान थे। इनका मानना भी यही था कि कास्टिज्म पूरी तरीके से खत्म हो जाए, यानी कि कास्ट वाला जो सिस्टम है वो अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला ये खत्म हो जाए। ये खत्म हुआ। हमारा अगला टॉपिक है हमारा गुलामगिरी के बारे में। गुलामगिरी हमारा एक नया टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है देखा जाए। पहला कहा इसमें जा रहा है पॉइंट कि ज्योतिराव फुले वॉज द लीडर ऑफ द लो कास्ट, यानी कि लो कास्ट के बहुत सारे लीडर थे हमारे पास, लेकिन उनमें से एक लीडर हमारे जो एक और थे उनका नाम था ज्योतिराव फुले। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, आगे आपको बार बार मिलेगा। हमारे मतलब लोअर कास्ट के बहुत सारे लीडर थे, उनमें से एक हमारा ज्योतिराव फुले भी थे। ही वॉज बोर्न इन 1827, इनका जन्म 1827 में हुआ था। एंड ही स्टडीड इन स्कूल्स सेट अप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, और इन्होंने पढ़ाई किस स्कूल में किया है? उस स्कूल में किया था जिस स्कूल को क्रिश्चियन मिशनरीज ने चलाया था, यानी कि खोला था। हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था ना कि क्रिश्चियन मिशनरीज घूम घूम के क्या करते थे? स्कूल खोलते थे, और चाहे गरीब के बच्चे हो, आदिवासी के बच्चे हो, लोअर अपर कास्ट किसी प्रकार के बच्चे हो, सबको वो लोग पढ़ाते थे। ठीक है, तो बेसिकली ज्योतिराव फुले जी ने पढ़ा भी है क्रिश्चियन के स्कूल में ही। ठीक है, आगे He set out to attack the Brahmins' claim that they were superior to others. इनका मानना ये था कि ब्राह्मण जो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, यानी कि ब्राह्मण जो अपने आप को बहुत ही महान समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि हमेशा किसके खिलाफ बोलते थे? ब्राह्मण के खिलाफ बोलते थे ये हमेशा। ठीक है, आगे ब्राह्मण्स क्लेम themselves that they were Aryans, और ब्राह्मण उस समय पे अपने आप को क्या मानते थे? आर्यन मानते थे। आर्यन का मतलब होता है बड़े लोग, बहुत ही हाई कास्ट के लोग। ठीक है, ऐसा उस समय के ब्राह्मण मानते थे। ज्योतिराव फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वेर फॉरेनर्स who came from outside the subcontinent and defeated the true children of the country, those who had lived here from before the coming of the Aryans. अब देखो यहाँ पे ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। पहली बात तो ज्योतिराव फुले किसके खिलाफ बोलते थे? हमेशा ब्राह्मण के खिलाफ बोलते थे, और ब्राह्मण अपने आप को क्या मानते थे? आर्यन मानते थे, और आर्यन का मतलब होता है जो कि हाई कास्ट के लोग होते हैं। फिर उसी को जवाब देते हुए ज्योतिराव फुले ये कहते हैं कि आर्यंस हमारे देश का लोग है ही नहीं, वो बाहर के देश के लोग हैं, फॉरेनर है, जो इंडिया में आए और हमारे सारे लोगों को मार दिया और उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये ज्योतिराव फुले जी का कहना था। मतलब कि ब्राह्मण अपने आप को क्या मानते थे? आर्यन मानते थे। उन्हीं को जवाब देते हुए ये कहते हैं कि आर्यन हमारे यहाँ का नहीं था, यानी कि आर्यन का इंडिया से लेना देना कोई कुछ नहीं था। उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया और हमारे लोगों को मार दिया और हमारे ऊपर रूल कर लिया, तभी से यहाँ पे वो लोग हैं। ये इनका कहना था ज्योतिराव फुले जी का। आगे एज द आर्यंस एस्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेंस दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इंफीरियर एज लो कास्ट पीपल। और जैसे जैसे आर्यंस का पावर यहाँ पे बढ़ता चला गया, यानी कि ब्राह्मण्स का पावर इंडिया में जैसे जैसे बढ़ता चला गया, वो उन लोगों ने हम लोगों को हरा दिया, मार दिया, कुछ को जान से मार दिया, कुछ को जिंदा रखा, और इस तरीके से वो लोग हम लोगों को छोटा समझने लगे, लोअर कास्ट के समझने लगे। ठीक है, ये ज्योतिराव फुले जी का कहना था। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू ज्योतिराव फुले द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। ज्योतिराव फुले जी का कहना यह भी था कि अपर कास्ट के लोगों का, यानी कि बेसिकली ब्राह्मण्स का, उनके ज़मीन पर और उनके पास जो पावर है उनके ऊपर कोई उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका ज़मीन वो है ही नहीं। ज़मीन किसका है? हम इंडियंस का है, वो तो बाहर के लोग हैं, बाहर से आए यहाँ पे बस गए हैं, ऐसा इनका कहना था। आगे ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ज्योतिराव फुले द लैंड बिलोंग टू इंडिजिनस पीपल द सो कॉल्ड लो कास्ट। इनका कहना यह था कि जो भी भारत के ज़मीन है, जो भी इंडिया में ज़मीन है, भारत के पास जो भी लैंड है, ये सब किसका है? हम लोगों का है, हम लो कास्ट लोगों का है, अपर कास्ट का नहीं है। ये ज्योतिराव फुले जी का कहना था। ज्योतिराव फुले claimed that before Aryan rule there existed a golden age when peasants tilled the land and ruled the countryside in just and fair ways.
ज्योतिराव फुले जी का यह भी कहना था कि आर्यन के आने से पहले, यानी कि इंडिया में ब्राह्मण्स के आने से पहले, भारत एक बहुत अच्छा देश हुआ करता था, जहाँ पे किसान अपने ज़मीन पे चुपचाप खेती करते थे और वो अपने आप में खुद का मालिक था, खुद में वो राजा था। लेकिन जब से ये आर्यन आया है, मतलब जब से ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं, इनको गुलाम बना लिया है, अपने आप को हाई कास्ट बताते हैं और बाकियों को लो कास्ट बताते हैं। ये सब ज्योतिराव फुले जी का कहना था। आगे, ही प्रपोज दैट शूद्र का मतलब होता है लेबरिंग कास्ट मतलब जो बेसिकली काम करके अपना घर परिवार चलाते हैं। एंड अति शूद्र का मतलब होता है अनटचेबल्स, मतलब जो लोअर कास्ट के हैं बेसिकली वो। शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो ज्योतिराव फुले जी ये कहते हैं कि यदि लोअर कास्ट को अपने लिए लड़ाई लड़ना है तो जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं उन सबको क्या होना होगा, यूनाइट होना होगा, तभी जाकर आप इसके खिलाफ लड़ाई लड़ पाएंगे। नहीं तो अपर कास्ट वाला आपके ऊपर शासन करता रहेगा और आपको हमेशा लोअर कास्ट समझता रहेगा। तो बेसिकली ज्योतिराव फुले जी लोअर कास्ट को कह रहे हैं कि आपको एक जगह पर इकट्ठा होना पड़ेगा और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ज्योतिराव फुले फाउंडेड एन एसोसिएशन क्या लिखा हुआ है, STYA, सत्य शोधक, ये हिंदी वर्ड है, इसको याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज, हु वर्कड फॉर कास्ट इक्वालिटी। अब ज्योतिराव फुले जी अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं। एसोसिएशन का मतलब ग्रुप बनाते हैं कुछ लोगों का, उसका नाम वो रखते हैं सत्य शोधक समाज। और इनका काम ही ये था कि कास्ट इक्वालिटी बढ़ाया जाए, यानी कि हर कास्ट को बराबर का दर्जा मिले, इसके लिए ये लोग काम करते थे। आगे, इन 1873 ज्योतिराव फुले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। देखो ये जो टॉपिक था आपका गुलामगिरी, वो बेसिकली किताब का नाम है, याद रखिएगा। और किताब को लिखा किसने है, ज्योतिराव फुले जी ने लिखा है। तो 1873 में ज्योतिराव फुले जी किताब लिखते हैं, उस किताब का नाम रहता है गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी। गुलामगिरी का मतलब होता है स्लेवरी और स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। नाम से मालूम चल रहा है गुलामगिरी का मतलब गुलामी, ठीक है। आगे, some 10 years before this the American Civil War had been fought leading to the end of slavery in America। यहाँ पे ना एक बात कहा गया है कि जब इन्होंने किताब लिखा गुलामगिरी, उससे जस्ट 10 साल पहले अमेरिका में एक सिविल वॉर हुआ था। सिविल वॉर का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो जाना, वो भी बड़े लेवल पे। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कि हमारा इंडिया है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो जाए बड़े लेवल पे, एकदम काट मार हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। मतलब कि ऐसा नौबत जब आ जाए, जब दो अलग अलग प्रकार के कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं सिविल वॉर। तो जब इन्होंने किताब लिखा था 1873 में, उससे जस्ट 10 साल पहले अमेरिका में एक सिविल वॉर चल रहा था, यानी कि दो कम्युनिटी के बीच में अमेरिका में लड़ाई चल रहा था। और लड़ाई का जो अंत हुआ वो ये हुआ कि अमेरिका में स्लेवरी पूरी तरीके से खत्म हो गया था, यानी कि अमेरिका में जो गुलामी वाला सिस्टम था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ज्योतिराव फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स हु हैड फाउट टू फ्री स्लेव्स। और ज्योतिराव फुले जी ने जो गुलामगिरी लिखा था उसके 10 साल बाद ये बुक उन्होंने पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया, यानी कि बोला कि ये किताब आपको समर्पित है। क्यों समर्पित है? क्योंकि आपके ऊपर अत्याचार होता था, आप सभी ने लड़ाई लड़ा और आपने गुलामी को खत्म कर दिया। तो ये किताब जो हमने लिखा है गुलामगिरी, ये आपके लिए है, यानी कि एक तरीके से डेडिकेट कर दिया, है ना। याद रखेंगे इस बात को। आगे, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ गुलामगिरी जो ज्योतिराव फुले जी ने लिखा था वो किसको डेडिकेट किया गया? अमेरिका के लोगों को डेडिकेट कर दिया गया, खास करके वैसे लोगों को जो स्लेव थे। स्लेव मतलब जो गुलाम थे, उन्होंने अपना लड़ाई लड़ा, गुलामी को खत्म कर दिया। तो गुलामी को खत्म होने के बाद अमेरिका में, यानी कि जब अमेरिका में गुलामी खत्म हो गया सिविल वॉर के बाद, तो ये इन्होंने अपना किताब उसको समर्पित कर दिया कि ये आपके लिए डेडिकेटेड था, इसको आप रख लो। बेसिकली उनके नाम पे इन्होंने लिखा था। आगे, ज्योतिराव फुलेज मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वाज कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी बाय अदर ग्रेट लीडर्स। जब ज्योतिराव फुले जी इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके विचारों को, उनके आइडिया को आगे फैलाने का काम फिर बहुत सारे हमारे अलग अलग रिफॉर्मर ने किया। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि इंडिया के वेस्ट साइड में इन्होंने काम किया। EV रामास्वामी नायकर ने किया साउथ इंडिया में।
तो बेसिकली जो सपना था ज्योतिराव फुले जी का कि कास्टिज्म हमारा खत्म होना चाहिए, उस आइडिया को अलग अलग लीडर ने फिर आगे उसको बढ़ाया। ठीक है, ये टॉपिक हमारा गुलामगिरी खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हु कुड एंटर टेम्पल्स, यानी कि मंदिरों में कौन जा सकता है, उस समय पे कौन जा सकता था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।